दोस्तों अभी मैं हूँ नई दिल्ली में और अभी टाइम 9 साढ़े 9 के करीब हो रहा है और आज हम जाने वाले हैं भाई साहब माता वैष्णो देवी। नई दिल्ली से हमारी ट्रेन है 19-803 कोटा से, सिर्फ शनिवार को चलती है, वीकली स्पेशल ट्रेन है। और आज भाई नई दिल्ली का लुक अलग ही दिखा, अलग ही लाइटिंग वाइटिंग सारी हो रखी है, काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया आज। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और ट्रेन पकड़ने के बाद सारी जानकारी मिलेगी आपको इस ब्लॉग में। नई दिल्ली के आप किसी भी मेट्रो स्टेशन से जब आइएगा तो आपको इस तरफ पढ़ना है, उसके बाद आप चलते रहिएगा। ट्रेन आने में थोड़ा सा विलम्ब है, हम जल्दी आ गए हैं, तो इसके बाद हम ट्रेन वेन पकड़ेंगे। और ये हमारी मित्र मंडल वाले अभी तक तो हमारी ट्रेन के अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आगरा से ताज एक्सप्रेस आती है, उसकी वीडियो मैं बेल आइकन में डाल दूंगा, आप देख लेना। अभी हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, जहाँ से हमारी ट्रेन आ रही है, राजस्थान से चलती है और राजस्थान से चलने के बाद ये दिल्ली पहुँचती है। दिल्ली में लगभग 10:45 के इसका टाइम है और यहाँ से हम सेकंड सीटिंग ट्रेन में सफ़र करेंगे और सेकंड सीटिंग का पूरा आपको ब्यौरा बताएंगे कि कैसा होता है लेआउट। तो ये है सेकंड सीटिंग का लेआउट, जहाँ पर आपको 4 सीटें बैठने को मिल जाती है, ऊपर सामान रखने को, और 2 सीट सामने वाली रहती है। मतलब कि इसमें सिर्फ आप बैठ के यात्रा कर सकते हैं, इसमें सोने का कोई प्रावधान नहीं होता है। छोटी दूरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सब सारे यंग थे, तो हमने इसी ट्रेन को बुक किया और इसी सीट से फिर हम आगे गए और हमने यात्रा को जारी रखा, जहाँ पे हमें खूब मज़ा आया। और इसके बाद हम सो गए। रात भर ट्रेन चलती रही, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और सुबह सुबह हमारी आँख खुली तो हम बादलों के बीच में थे। मतलब कि कोहरा बहुत ज़्यादा था और इसके बाद यात्रा जारी रही थी हमारी। दोस्तों अभी हम हाँ पठानकोट पे, और पठानकोट से फिर कठुआ आएगा, कठुआ के बाद जम्मू तवी उधमपुर, फिर उसके बाद अपनी मंजिल। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जब हम यात्रा पे गए थे तो उससे कुछ दिनों पहले बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से हिमालयन रेंज पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई नज़र आ रही है वीडियो में भी। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उधमपुर स्टेशन के बाद हमें अर्धकुमारी मंदिर कुछ दूर पे दिखाई देने लगता है और इसके बाद ट्रेन यू टर्न लेके कटरा स्टेशन पहुंचती है और जिसके बाद यात्रा को शुरू किया जाता है। तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि अर्धकुमारी मंदिर साफ तौर पे सबके सामने आपको नज़र आ जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों नई दिल्ली से चले चले हमने काफ़ी सफ़र किया, भाई विकास भाई ने मदद किया, काफ़ी अच्छी है वो वीडियो रिकॉर्डिंग किया, ब्लॉग में मिलेगी। और अभी हम आ चुके हैं कटरा, और कटरा में अभी दिखाता हूँ आपको कुछ नज़ारे के बाद यहाँ से अर्धकुमारी मंदिर सीधा दिखता है। और ये हमारी टीम हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं आप, हेलीकॉप्टर की भाई काफ़ी अच्छी सर्विस। हंसराज है हेलीकॉप्टर सर्विस का नाम, हंसराज करके। आपको यहाँ पे 1750-1700 रुपये में आपको एक साइड का मिल जाएगा। हाँ बट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। भाई कटरा स्टेशन पे साफ सफाई बहुत है भाई, कुछ भी कहो, देखो मतलब ऐसी चमक सो जाए, इतनी साफ सफाई क्या बताऊँ। और अभी हम जा रहे हैं बाहर की ओर, चलते रहते हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा में आप जब करते हैं तो आपको यात्रा पर्ची ज़रूरी हो जाता है। तो आपको रेलवे स्टेशन पर भी एक यात्रा पर्ची काउंटर मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा घूमना नहीं चाहते तो यहाँ से भी आप यात्रा पर्ची कटवा सकते हैं। और जब हम पहुँचे थे तो काफ़ी अच्छा धूप खिला हुआ था कटरा रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से हमने फैसला किया कि हम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल होटल में ही, या फिर जहाँ पे ऑफिशियल होगा हम उधर ही रुकेंगे। तो हम फैसला करते हैं त्रिकुटा भवन का, और त्रिकुटा भवन जाते हैं यहाँ से, और सामने आप देख सकते हैं काफ़ी मस्त नज़ारा। अब तक शाम हो गया था, इसी कारण हम ज़्यादा विलम्ब नहीं करे और हमने वहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर दी। और यहाँ से हम पैदल ही गए थे। ऐसे आप 30 रुपये 40 रुपये पर व्यक्ति जाके आप वहाँ पे
गाड़ी कर सकते हैं, अन्यथा बुक भी कर सकते हैं। कटरा में पहुंच रहे हैं और मां भगवती के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उनसे निवेदन है कि यात्रा करते समय अपने सामान तथा अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों को अपने साथ साथ रखें। अगर ये कटरा मेन चौक का नज़ारा था, जहाँ पे बस स्टैंड सामने है, वहाँ पर भी आपको यात्रा पर्ची काउंटर मिल जाएगा। तो हम अपने स्थान की तरफ बढ़े, हम त्रिकुटा भवन पहुँचे और यहाँ पर सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि मात्र 100 रुपये में डॉर्मेट्री सेवा मिल गई थी और यहाँ पे खाने-पीने का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया था। रेट लिस्ट आप सामने देख सकते हैं। साफ़-सफ़ाई का काफ़ी उत्तम प्रबंध किया गया था और जब हम पहुँचे थे तो भक्तों की संख्या भी काफ़ी कम थी। ठंड का मौसम था तो हमें आसानी से बेड्स मिल गए थे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ी, साफ़-सफ़ाई का बहुत ध्यान था। ये अगर आप रेलवे स्टेशन से सामने वाला रोड पकड़ते हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर के अंदर है। अगर आप यूथ हैं तो पैदल ही जाइए और मेन बस स्टैंड जो है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर उल्टे हाथ पे आपको आना पड़ेगा, गलियों मेन मार्केट से होते हुए, तो आपको ये मिल जाएगा। काफ़ी सुंदर ही त्रिकुटा भवन बनाया हुआ है और ये रूम का नज़ारा जहाँ पे आप 100 रुपये में 1 बेड ले सकते हैं। एक रूम के अंदर 10 बेड होते हैं, तो अगर आप 10 लोगों के साथ भी आ रहे हैं तो आपको एक पूरा रूम हॉल अलॉट किया जा सकता है और काफ़ी अच्छा सुविधा। यहाँ पे अगर आप कंबल लेके नहीं आते हैं ठंड के मौसम में तो आप 500 रुपये दीजिए, आपको कंबल मिल जाएगा और सुबह में आप कंबल वापस करने पर आपको 500 रुपये भी वापस कर दिए जाएँगे। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। यहाँ पर आपको लॉकर सेवा भी मिल जाता है, लॉकर सेवा का आप लुत्फ़ उठाइए, पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको अपने सामान की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। और रात को ये त्रिकुटा भवन के पीछे से पूरा मस्त नज़ारा जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है खूबसूरती को और माँ त्रिकुटा पर्वत के नज़ारों को। रात हो गई थी तो हमने ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शरीर को आराम देने के लिए सोचा, क्योंकि अगले सुबह हमें यात्रा प्रारंभ करनी थी और काफ़ी ही ज़्यादा हमें उल्लास था हमारे अंदर, खुशी थी कि हम यात्रा को शुरू करेंगे। ग्रुप के साथ पहला यात्रा था और काफ़ी मज़ेदार था। तो मिलते हैं फिर सुबह में। पड़ता पुराना बस स्टैंड और सुबह सुबह का टाइम, और ये है त्रिकुटा भवन और हम जा रहे हैं। हम पैदल ज़्यादा सफ़र करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वी आर यूथ। माता वैष्णो देवी यात्रा में आपको यात्रा शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है यात्रा पर्ची। अब यात्रा पर्ची RFID कार्ड में मिलने लगी है और इसमें यात्रा पर्ची लेने के 6 घंटे के भीतर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पहुँचना पड़ता है। यहाँ से हम लोग तो पैदल गए थे, आप 20 रुपये 40 रुपये दे के वहाँ पर जा सकते हैं और काफ़ी मज़ा आता है। ऑटो सर्विस मिल जाती है आपको, वहाँ पे गाड़ी मिल जाते हैं। आप बाणगंगा चेक पोस्ट जाना पड़ता है, जहाँ पे आपकी यात्रा पर्ची की वेरिफ़िकेशन होती है और उसके बाद आपकी यात्रा शुरू हो जाती है और हमने भी यात्रा शुरू कर दी है जय माता दी का नाम लेकर। और सबसे पहला चरण आता है यात्रा में, वो आता है बाणगंगा चरण गंगा, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको कैमरा ले जाना मना होगा, आप कैमरा ले जाके नहीं ले जा सकते हैं। और दर्शन करने के लिए आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हम वीडियो में बताते रहेंगे। तो सबसे पहले ये माता वैष्णो देवी यात्रा का दूसरा चरण, जहाँ पे चरण गंगा, बाणगंगा दोनों हैं और यहाँ पे लोग नहाते हैं। पहला बाणगंगा चेक पोस्ट, दूसरा ये बाथिंग घाट, जहाँ पे आइए चल के दिखाते हैं हम आपको। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी का यात्रा शुरू करने से यहाँ पर स्नान करके यात्रा शुरू करते हैं और फिर यात्रा को जारी करते हैं। इस तरीके से हमने माता वैष्णो देवी यात्रा का दूसरा चरण पूरा कर लिया और हल्की सी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर और तीसरा चरण आ जाता है, जो कि है चरण पादुका, जो कि माता वैष्णो देवी की चरणों की पूजा होती है यहाँ पे। ऐसे तो ये प्रथम चरण माना जाता है मंदिरों में, पर यात्रा ट्रैक में बात करें तो ये तीसरा चरण होता है, जहाँ पर आपको स्टे करने का मौका मिलता है और यहाँ से आप लगभग कटरा शहर को देख सकते हैं। आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते रहते हैं और यात्रा का आनंद लेते रहते हैं। काफ़ी सारे भक्त यात्रा में जय माता दी का नारा भी लगाते हैं।
और ये कटरा शहर का खूबसूरत नज़ारा, जिसमें आप त्रिकुटा भवन को भी देख सकते हैं। और लगभग जितने भी है यहाँ पे, ये आपको बाणगंगा चेक पोस्ट आने का रास्ता दिख जाता है। और ये सामने वाली पहाड़ी पर आपको एक मंदिर भी दिख जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे करण अर्जुन फिल्म में शूटिंग के दौरान मंदिर दिखाया गया था, कुछ वैसा मंदिर ही आपको सामने भी दिख जाता है। पूरे यात्रा ट्रैक में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। चरण पादुका से यात्रा करने पर चढ़ाई का हल्की सी कठिन हो जाती है, तो लोगों को हल्का दिक्कत भी होता है, तो आप घोड़ा पिट्ठू पालकी आदि कर सकते हैं। और उसके बाद अगला चरण होता है अर्धकुमारी मंदिर, जो कि आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग स्टे भी करते हैं, क्योंकि यहाँ से भवन की दूरी मात्र 6 किलोमीटर बच जाती है। मतलब कि पूरे यात्रा में ये आधा पड़ाव होता है, जहाँ से यात्रा आधा-आधा भागों में बँट जाता है। आप हमने स्टार्ट में दिखाया था, जो ट्रेन से आपको दिख रहा था, वो यही मंदिर था। यहाँ पे गर्भजून गुफ़ा है, जहाँ पर वेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, और गर्भजून गुफ़ा में माँ वास करती है, तो यहाँ पर भी भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप यहाँ पर यात्रा पर्ची लेकर भी गर्भजून गुफ़ा का दर्शन कर सकते हैं, और भवन से आने के बाद भी। इसके बाद हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो अगला पड़ाव होता है सांझी छत का। सांझी छत में भी काफ़ी सारे लोग स्टे करते हैं। यहाँ पे एक हेलीपैड भी बनाया गया है। आप हेलीकॉप्टर से जब यात्रा करते हैं, तो सांझी छत पे ही आपको उतार दिया जाता है। इससे आगे आपको भवन तक लगभग पैदल ही 2 किलोमीटर तक यात्रा करनी पड़ती है। इस जगह को आपने हर एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, और काफ़ी ही मनमोहक जगह होता है, जहाँ से ऊंचाई पर आप पूरे इलाके का नज़ारा अपने आँखों में, मोबाइलों में कैद करते हैं। यहाँ पे बंदरों से बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पूरे रास्ते में आपको सभी प्रकार की सुविधाएँ मिलती रहती हैं। 2 मार्ग हैं, एक हथनी मट्ठा वाला और एक ताराकोट माला, और एक ये वाला। तो आप जिस मार्ग को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। जबकि आप हथनी मट्ठा वाला मार्ग आदि से जाते हैं, तो आपको वहाँ पे बैटरी कार की सुविधा भी मिल जाती है। तो हम तो यूथ थे, तो हम तो पैदल ही चले थे। और एम्बुलेंस, टॉयलेट, हर एक चीज़ की सुविधा आपको पूरे रास्ता में मिलता रहता है। सेना, पुलिस आदि सब आपको सुरक्षा के लिए हमेशा मुस्तैद रहते हैं। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे एलईडी लाइट लगाई गई है, जहाँ पे हम माता वैष्णो देवी की पवित्र पावन गुफ़ा का दर्शन कर रहे हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं यात्रा में। आपको सामने हेलीपैड भी दिखाई दे दिया जाएगा, जहाँ से हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद भी आपको लगभग 2 किलोमीटर का पैदल फासला तय करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बैटरी कार की सेवा ले सकते हैं, अन्यथा आपको पैदल ही माता के दर्शन करने के लिए जाना होता है। प्रसाद आपको मिल जाता है माता के भवन पे ही। प्रसाद 50 रुपए से शुरू होकर 500 रुपए तक की इसमें कॉइन अवेलेबल होते हैं। इस कैटेगरी में आपको मिल जाता है। साइन बोर्ड की ऑफिशियल दुकानें भी बनी हुई है। ये सांझी छत में आपको एक प्रसाद भवन दिख जाता है, जहाँ पे आपको हलवा, चना, चाय आदि सब फ्री में आशीर्वाद के तौर पे प्रसाद ग्रहण करने को मिलता है। और यहाँ से एक काफ़ी सुंदर नज़ारा, बादल घने-घने लगे हुए थे। लगभग शाम हो गया था भवन पे पहुँचते-पहुँचते, और रात के समय जब हम पहुँचते हैं, तो काफ़ी अच्छा और मनमोहक माहौल ऊपर बना हुआ था। सांझी छत से आगे बढ़ने के बाद आप सीधा भवन की तरफ जाते हैं, और भवन पे आप माता वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं। भवन पर दर्शन आम भक्तों के लिए गेट नंबर 3 से होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब आप वैष्णो देवी की दर्शन करने जाते हैं, तो आप अपने साथ चमड़े का कोई भी सामान लेके नहीं जा सकते हैं। चाहे वो लेदर की जैकेट क्यों ना हो, बेल्ट क्यों ना हो, और जूते चप्पल तो खोलने ही पड़ते हैं। और कुछ यहाँ तक कभी-कभी जुराब तक उतरवा दिया जाता है। ऐसे में ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप दर्शन करने जाएँ, तो आप अपने साथ चमड़े आदि लेदर से बना हुआ कोई भी सामान लेके ना जाएँ। और मोबाइल, डिजिटल वॉच आदि की एंट्री नहीं होती है, और आप ईयरबड्स आदि कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ आप जाइए, दर्शन कीजिए, प्रसाद लेके जाइए। नारियल आपको स्टार्टिंग में देना होगा, और स्टार्टिंग आने के बाद आपको नारियल भी मिल जाएगा। और दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी जाते हैं, तो रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोपवे काफ़ी अच्छा सर्विस माना जाता है, क्योंकि भैरव घाटी काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। माता के भवन से भी ऊंचा भैरव घाटी का है, तो ज़्यादातर लोग रोपवे का ही इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा आप पैदल भी जा सकते हैं। जीना बनाया गया है सीढ़ियों का इस्तेमाल करके, और रास्ते भी बनाए गए हैं। आप जाके दर्शन करके वहीं से वापस भी जा सकते हैं। भवन पर अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं, जस्ट माता के भवन से जस्ट साइड का नज़ारा है, और इसके ऊपर श्रीधर भवन और एसडीएम ऑफिस भी ऊपर ही है।
यहाँ पर सभी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और ये लाइन लगी हुई थी। रात का वक्त था, ठंड का मौसम था, इसी कारण यहाँ पे भक्तों की संख्या हल्की कम हो गई थी। और अभी पता चल रहा है कि गुफा भी खुल रही है, प्राचीन गुफा, तो लोगों को दर्शन करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगा। और जो भक्त ये सोच के आ रहे हैं कि माता का प्राचीन गुफा का दर्शन करें, तो उन्हें भी ये समय काफ़ी अच्छा होगा। बर्फ़बारी का भी मौसम है, हाल फिलहाल में 20 तारीख को भी बर्फ़बारी देखने को मिली है। गाइस बहुत ठंड है, भाप निकल रही है मुझसे। ये देखिए, ये हमारा ट्रेन जा रहा है और चंद्रग्रहण लगाते हुए जा रहा है। देख सकते हैं कितना बर्फ है ये। यहाँ तक अभी वहाँ पे और चोटी पे देख सकते हैं आप कितना बर्फ है। देखिए भाई कितना जिंदा बर्फ है, देखिए टूटता भी नहीं है। ये देखिए चोटी पे कितना बर्फ है। ठंडा है। माता के दर्शन करने के बाद आप पहुंच जाते हैं भैरव घाटी, जो कि इस यात्रा का सबसे आखिरी चरण होता है, माता वैष्णो देवी यात्रा का, जहां भैरव बाबा का दर्शन करते हैं। और ये सबसे ऊपर लगभग चोटी पे बना हुआ है और आप सामने देख सकते हैं बर्फबारी के कारण पूरा पर्वत सफ़ेद हो रखा है। और ये मंदिर जस्ट आपको दिख जाएगा एलईडी स्क्रीन के जस्ट साइड में, भैरव बाबा का मंदिर है। यहाँ पर भी ज़्यादातर लोग भक्त प्रसाद चढ़ाते हैं और ये अपनी मनोकामना मांगते हैं। और ये सुंदर सा नज़ारा। अब पूरे यात्रा में सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप यात्रा में आएँ तो ऐसे मौसम में आएँ जब भक्तों की संख्या थोड़ी कम हो। ऐसे में आप माता वैष्णो देवी का दर्शन आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप ठंड के मौसम में आ रहे हैं तो ठंड के कपड़े लेके आए, क्योंकि ठंड वहाँ मौसम कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं रहता। दिन के समय धूप निकली रहती है और शाम के बाद कभी बर्फ़बारी हो जाती है, कभी धुंध लग जाता है, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आप आ रहे हैं तो अपनी ऑनलाइन बुकिंग पहले ही कर लीजिए, चाहे वो यात्रा पर्ची की हो या फिर रूम की हो या फिर किसी और चीज़ की। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ऑफिशियल से ही सब चीज़ का इस्तेमाल करें, चाहे वो घोड़ा पिट्ठू पालकी हो या फिर आपका रोपवे हो, बैटरी कार सेवा हो, होटल हो, हर डॉर्मेट्री हो, हर चीज़ आप उसी से ही, भोजनालय का भी आप उन्हीं से ही प्रयोग करें। काफ़ी अच्छा साधन है। हमारी यात्रा पूरी हो गई थी, हम अगले दिन सुबह में दोबारा कटरा में आ गए थे। हम रुके थे निहारिका भवन में और निहारिका भवन में हम रुकने के बाद भोजनालय में हमने सुबह-सुबह नाश्ता कर लिया और इसके बाद वहाँ से निकलने की तैयारी हमारी हो गई थी। बोरिया बिस्तर बंध चुका था और हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा वातावरण देखा था। यहाँ पर 120 रुपए में हमें डॉर्मेट्री मिली और इस डॉर्मेट्री में रात भर रुकने के बाद हम निकल गए। यहाँ पे आपको एक माँ त्रिकुटा पर्वत का छोटा-सा डेमो भी दिख जाएगा, जिसमें आप पता कर सकते हैं कि हम कहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ है, अर्धकुमारी मंदिर कहाँ है। ये छोटा-सा काफ़ी खूबसूरत एक बना हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। या आपको निहारिका भवन में एंट्री के साथ ही उल्टे हाथ पे आपको सबसे पहले यही दिखाई देगा, जो कि काफ़ी ही मन मोह लेता है वहाँ पर पहुँचने वाले भक्तों का। आपको बता दें कि हम बहुत सारे ग्रुप में गए हुए थे, तो भी हमने पर व्यक्ति 1500 से 1700 रुपए में फर्स्ट क्लास 3 स्टार वाली फैसिलिटी लेके हमने यात्रा पूरी की थी, जिसमें प्रसाद लेना, खाना-पीना और लगभग 4 दिन का ट्रिप शामिल था। आपको यहाँ पर एक सिम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दूसरे राज्य से आते हैं तो यहाँ पर आपका वो प्रीपेड सिम नहीं चलता है। अगर पोस्टपेड है तो चलने लगेगा, अन्यथा आपको एक नई सिम लेनी पड़ेगी। और ये रात के समय कटरा रेलवे स्टेशन का नज़ारा, इस दिन भी काफ़ी भारी बर्फ़बारी हुई थी और इसके बाद हम अब कटरा को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। कटरा रेलवे स्टेशन भी काफ़ी शांत पड़ा हुआ था और आपको जाते-जाते हम दिखाएँगे रात के समय कटरा और माँ त्रिकुटा पर्वत का नज़ारा। धन्यवाद, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।